कहते हैं कि ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को दूर करने का काम करता है। तो मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसी चीज की बात कर रहा हूं जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें मैंने आपका चैप्टर नंबर जो 1 है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। वीडियो हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है और इसके अलावा अब तक किसी भी YouTube चैनल पर आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा मिड टर्म का सिलेबस सीरियल वाइज में नहीं कराया गया है, ठीक है। तो वो मैंने आपको पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है उसको पूरा कर दिया है, जो मिड टर्म में आपका आने वाला है, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 चारों ही करा दिए और चारों की ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा आपको चैप्टर नंबर जो 1 है उसके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करा दिए, ठीक है। तो आज उसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं, अपनी उसी सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज हम बात करेंगे अपने क्लास 11 सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, ठीक है ना। जिस भी आपके दोस्तों के पास में समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी, जहां पर भी आपका समाजशास्त्र सब्जेक्ट है वहां के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं आज चैप्टर नंबर 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो जो भी आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लेकर आ चुका हूं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को जो पहली बार आया है वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी आपको डाउट रहता है या फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो एक बार जरूर उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आइए सर शुरू करते हैं अपना। तो हमारा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारा है कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, तो सामाजिक समूह क्या है, ठीक है ना। एक नंबर में अगर आ जाए तो सीधी सी डेफिनेशन देनी है कि सामाजिक समूह से अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है ना, आर्थिक जैसा भी संबंध है उसको रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक समूह। तो आपको आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 कि संदर्भ समूह से क्या अभिप्राय है। और जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है, अगर आपने इसी चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में चैप्टर में इन सब क्वेश्चंस को या फिर कह सकते हो इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं संदर्भ समूह से क्या अभिप्राय होता है। तो संदर्भ समूह यानी कि जिसको कह सकते हो कि रेफरेंस ग्रुप या फिर, ठीक है ना, इस तरह का ग्रुप जिसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति अपने के अलावा किसी को आदर्श मान ले, उसको बोलते हैं संदर्भ समूह। जैसे एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह जो किसी की तरह दिखने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम कई बार क्या होता है अपना आइडल, ठीक है ना, किसी एक्टर को मान ले, किसी एक्ट्रेस को मान ले, ठीक है ना, जिसमें लड़के अपने आप को सलमान खान की तरह या अक्षय कुमार को तरह दिखने की कोशिश करते हैं, ऐसी लड़कियां कहीं ना कहीं अपने आप को कैटरीना कैफ, ठीक है, आलिया भट्ट या फिर श्रद्धा कपूर भी ट्रेंड में चल रही है, ठीक है ना, तो उनकी तरह दिखने की कोशिश करें, या फिर किसी और भी व्यक्ति को, चाहे वो स्पिरिचुअल रहे हो, ठीक है ना, उनको अपना आदर्श मान ले, तो उस तरीके को हम बोलते हैं संदर्भ समूह। उनके जैसा दिखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके जैसा पहनावा, ठीक है, स्टाइल, उन सबको फॉलो करा जाता है। तो वे व्यक्ति या समूह जिनकी जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें हम एक संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते, लेकिन हम उसे समूह के साथ खुद को पहचानते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही उसके साथ में अटैच हो जाते हैं, लेकिन हम उससे अपनी पहचान जरूर निर्धारित कर लेते हैं। तो संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकांक्षा और लक्ष्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं संदर्भ समूह, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि भूमिका स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो भूमिका स्त्रीकरण क्या होता है कि समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशेष भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया होती है। जैसे यह अक्सर माना जाता है कि पुरुष कमाने वाले और महिलाएं घर चलाने वाली जो रूढ़िवादी सोच है उसके ऊपर ये चीजें चलती है। इसमें अक्सर यही चीज हो जाती है कि पुरुष का काम क्या है, बाहर जाना है और कमा के लेकर आना है,
और महिलाओं को क्या करना है, अपने घरेलू कार्य संभालने हैं, बच्चों की देखभाल करनी है, ठीक है। इसके अलावा घर के अंदर जितने भी आपके काम होते हैं वो सिर्फ वहीं तक सीमित हो जाती हैं, उसको बोलते हैं भूमिका स्थिरीकरण, यानी कि हर एक व्यक्ति की भूमिका को स्थिर कर देना, ठीक है। ये मान कर चल लेना कि पुरुष जाएगा तो बाहर जाएगा, वही कमा के लाएगा, महिलाएं नहीं जाएंगी, जबकि इसको चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आज महिलाएं भी बाहर जा रही हैं और पुरुष भी घर का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आज का परिवर्तन है, लेकिन हमें तो इसके हिसाब से लिख कर आना है, तो भूमिका स्थिरीकरण वही होता है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि मानव व्यवहार के नियम से क्या अभिप्राय है, कि मानव व्यवहार का क्या नियम होता है। तो मानव व्यवहार के नियम जो एक संस्कृति के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं या उसे मूर्त रूप देते हैं, जो या तो व्यवहार के दिए गए प्रकार को सुझाते हैं या वर्जित करते हैं। वर्जित करना इसका मतलब मना करते हैं, ठीक है ना। जैसे मानकों के पीछे हमेशा एक या दूसरे प्रकार की स्वीकृति होती है जो अनौपचारिक निंदा से शारीरिक दंड में बदलती रहती है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि अगर कोई इसका पालन ना करे तो उसको कहीं ना कहीं कुछ यातनाएं दी जाती हैं, कोई ना कोई इसको दंड दे दिया जाता है। तो उन चीजों को शामिल किया जाता है जिसके अंदर हम कह सकते हो कि अच्छा व्यवहार करना, तो मानव व्यवहार उसी चीज की तरफ बढ़ता है। और अगर आप समाज के अंदर बुरा व्यवहार करेंगे तो उसके लिए आपको दंड, ये सब प्रावधान भी होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, स्वीकृति से आप क्या समझते हैं। तो स्वीकृति क्या चीज है, आपका पुरस्कार भी हो सकता है या दंड की प्रणाली भी हो सकती है, ठीक है। जो सामाजिक रूप में अपेक्षित व्यवहार करती है, अगर कोई व्यवहार बढ़िया चलेगा तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, स्वीकृति की जाएगी, ठीक है ना। और अगर कोई व्यवहार ऐसा होगा जो सामाजिक रूप से कह सकते हो कि सही नहीं है तो उसके ऊपर आपको दंड भी दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि वही आपका क्या हो जाएगा, अस्वीकृति इन सब चीजों के अंदर बदल भी सकता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि समुदाय व समाज में अंतर बताइए, कि समुदाय क्या और समाज क्या है, ठीक है। तो ये एकदम से मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन माइनर सा अंतर है इसमें कि समुदाय से तात्पर्य उन तरीके के संबंधों से होता है जो बहुत आधुनिक है, ठीक है, अधिक वैयक्तिक है और घनिष्ठ अवैयक्तिक और चिरस्थायी होते हैं, यानी कि जो लंबे समय तक चलते हैं वो होता है हमारा समुदाय, ठीक है। ऐसे संबंध जिसमें क्या होता है, ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है ना, अपनी कम्युनिटी बना लेती हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं समुदाय। और फिर समाज क्या है, तो समाज से तात्पर्य क्या होता है, हर समुदाय के विपरीत है, जितने भी समुदाय हैं उसके विपरीत निकलता है हमारा समाज। कैसे, क्योंकि इसमें नगरीय जीवन के संबंध स्पष्ट बाहरी और अस्थायी होते हैं, इन्हें संघ भी कहा जाता है, जिसमें आपको क्या बनाना होता है, एक यूनियन, ठीक है ना। उस तरीके से क्या चलता है, आपका समाज चलता है, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हो जो समुदाय है वो समाज का पार्ट है, ठीक है। जैसे मान लो क्या है कि ये आपका समुदाय है और ये फिर आपका समाज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चलता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि समाज के अंतर्गत विरोधी सिद्धांत किस प्रकार अव्यवस्था फैलाते हैं, ठीक है। तो आखिर जो समाज के अंदर है वो विरोधी जो हमारे असामाजिक तत्व हैं वो किस तरीके से अव्यवस्था फैलाने का काम कर देते हैं। तो देखो विरोधी सिद्धांत क्या होता है, एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण जो मानव समाजों में उपस्थित तनावों, यानी कि जो भी तनाव देखने को मिल रहा है हमें, या फिर जो भी विभाजन देखने को मिल रहा है, और जो भी हमारे संघर्षरत रुचियां होती हैं, यानी कि एक दूसरी कम्युनिटी के साथ में या फिर एक दूसरे व्यक्ति समुदाय के साथ में क्या होता है, जो भी हमें संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है, उसी को हम बोलते हैं विरोधी सिद्धांत, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, संघर्षवादी सिद्धांतकार मानते हैं कि, ठीक है ना, कई बार एक नंबर का यहां से भी उठ जाता है कि संघर्षवादी सिद्धांत के अनुसार आप विरोधी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो यहां से यह संघर्षवादी सिद्धांतकार मानते हैं कि समाज में संसाधनों की कमी है और उनका मूल्य विरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि संसाधनों की कमी है तो मूल्य क्या होगा, ज्यादा करा जाएगा तो विरोध भी होगा, ठीक है। क्योंकि समूह इन संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। कई संघर्षवादी सिद्धांत मार्क्स के लेखन से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि जो कार्ल मार्क्स है वही चीज है कि अगर संसाधन हमारे पास में क्या है, लिमिटेड है, जैसा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आर वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है ना, हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं। तो उसी चीज के लिए क्या होता है, संसाधन सीमित है, लेकिन अब संसाधन सीमित है तो उसका क्या होगा, फिर प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। प्राइस बढ़ाएंगे तो फिर होड़ चलेगी कि कौन इसको ग्रैब कर पाए, कौन इसको जल्दी से जल्दी ले पाए, ठीक है ना। तो जो गरीब तबका है, जिसके पास में कह सकते हो कि ज्यादा पैसा नहीं है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। उसी के बीच में हमें क्या मिलता है, विरोधी संघर्ष देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और इसको शेयर जरूर करते रहना, ठीक है ना। पढ़ाते टाइम बोल नहीं पाता कि शेयर कीजिए, ठीक है ना, ये आप लोगों का काम है, कर दीजिए अगर, ठीक है। और ज्यादा
मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। क्वेश्चन है जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जाति और वर्ग क्या है? तो जाति तो देखो हमेशा ध्यान रख लो, जाति हमेशा क्या होती है? जन्म आधारित होती है, और वर्ग हमारा कर्म आधारित होता है, जो भी परिस्थिति होती है उसके ऊपर आधारित होता है। जाति क्या है? एक बंद समूह है, ठीक है, लेकिन जो वर्ग है वो एक खुली व्यवस्था है उसमें। ठीक है, जाति में जिसमें कह सकते हो विवाह, खान पान आदि सबके कठोर नियम होते हैं कि किस जाति के साथ में आपको बैठकर खाना है, या फिर ये जाति है तो इसमें इसी प्रकार का भोजन करा जाएगा, इसी प्रकार के आपके नियम कानून ये सब होंगे। ठीक है ना, बंद है। लेकिन वर्ग में आपको ये चीज नहीं है, वर्ग में आपको इन सब चीजों के ऊपर कह सकते हो कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें कोई भी हमें कठोरता देखने को नहीं मिलती, खुलापन है। इसके अलावा जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, एक बार बन गया, ठीक है ना, तो वो चलता हुआ चलेगा। लेकिन वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर होती है। ठीक है ना, वर्ग कह सकते हो एक बार को बदलते भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन जाति नहीं बदलती। जाति प्रजातंत्र व राष्ट्रीयवाद के प्रतिकूल है, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू यहां से। ठीक है ना, ऑप्शन ये दे देगा कौन प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, ऑप्शन में यही देगा वर्ग जाति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा? टिक लगा कर आना होगा जाति। तो जाति जो प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र और हमारे राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, लेकिन वर्ग इसके प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं है, इसके अनुकूल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी जाति और वर्ग में। ठीक है ना, आज तो कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, फिलहाल इसके अंदर क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, तो वो उसी में डिस्कस करूंगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रकार्यवाद से आप क्या समझते हैं? तो प्रकार्यवाद क्या चीज है आपका? तो प्रकार्यवाद एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को उन कार्यों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है जो वे निभाते हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि जो भी कार्य दिया जा रहा है, अगर आप उसको अपने समाज के अनुरूप उसको अपनाते हैं, करते हैं, तो उन्हीं चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अर्थात समाज की निरंतरता में वे जो योगदान करते हैं एवं एक जटिल व्यवस्था के रूप में समाज को, जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, उसको समझने की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं प्रकार्यवाद। इसमें सभी एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की जितनी भी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं या फिर आवश्यकताएं, उनको पूरा करने का काम करते हैं, वही आपका प्रकार्यवाद कहलाता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ बताते हुए सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं बताइए। ठीक है ना, दो क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिए यहाँ पर। ठीक है, आपसे पेपर में अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ बताइए, तो ये हो जाएगा, या फिर सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं बताइए, तो यहाँ पर ये लिख कर आना होगा। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहला सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है? तो समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूह का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बट जाना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, कि हम ऊंचे हैं, वो नीचे हैं, ठीक है ना, या अमीर है, गरीब है, तो यही क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। यानी कि लेवल सोपानों में बांट देते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, फिर यहाँ पर कोई है, इस तरीके से क्या है, ये समाज के अंतर्गत हम क्या बनाते हैं? लेवल बना लेते हैं, स्तरीकरण बना लेते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं हम सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं हम सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या चीज है? ठीक है, तो कह सकते हो स्तरीकरण काफी पुराना है। ठीक है, तो कह रहे कि स्तरीकरण काफी पुराना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज नया आ गया, आधुनिक काल से नहीं, प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, कि ऐसा कोई समाज नहीं है, ठीक है, जहां पर आपको स्तरीकरण ना मिले। तो हर एक समाज में आपको स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी कॉन्टिनेंट भी देख लो आप, ठीक है, यूरोप में हो, उसमें भी हमारे जैसे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी, वहां पर भी आपको क्या मिलता था? कहीं ना कहीं 3 स्टेट सिस्टम मिलता था। ठीक है ना, इसमें आप सबसे ऊपर क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट यानी कि जो कह सकते हो पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, ये सब कहीं ना कहीं समाज के अंदर स्तरीय तो थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। और अगर आज की भी बात करें तो अमीर गरीब ऊंच नीचे सब चीजें मिल रही हैं आपको। ठीक है, स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। ठीक है ना, इसके अलावा स्तरीकरण से जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि इसमें कई बार हमें क्या होता है, बहुत सारे अंतर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिफ्थ स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे आयु,
ठीक है ना, सबकी आयु एक जैसी तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें ग्रुप्स बांट दिए जाते हैं, जिसमें कह सकते हो कि बच्चा अपने ही ग्रुप में खेलना पसंद करता है, वो सब चीजें, ठीक है ना। आप अपने ही ग्रुप में कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करते हो। वर्ग है, जाति है, ये सभी कहीं ना कहीं स्तरीकरण के ही पार्ट है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि सामाजिक नियंत्रण क्या है और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता बताइए, ठीक है ना। इसमें भी आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पुट करे हैं सामाजिक नियंत्रण, इससे बाहर सामाजिक नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था स्थापित होती है और बनाए रखी जाती है। इसमें हम किसका सहारा लेते हैं? कानून का, ठीक है, राज्य, ठीक है ना, वैसे राज्य का ही पार्ट है आपका कानून, ठीक है। तो सामाजिक मानदंड का सहारा लिया जाता है, यानी कि जो भी समाज के अंदर अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं तो उनके ऊपर कानून, ठीक है, राज्य, ये सब आते हैं। और जो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता है, ठीक है, जो इनोसेंट पीपल है उनकी स्वतंत्रता को बहाल किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हमें सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके कैसे पता चल सकता है? तो जरा यहां से देखिए, सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता कि इसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले तो समाज के अंदर हमें समाज की जो व्यवस्था है उसको स्थापित करने का काम करते हैं, तो वो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही है, ठीक है। नहीं तो जो पावरफुल मैन है वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, इनोसेंट पीपल है, उनके ऊपर कब्जा सा हो जाएगा, उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा हो जाएगा, ठीक है। तो उनके ऊपर मैन पावर इन सबका यूज किया जाएगा। तो इससे समाज के अंदर व्यवस्था बनाने का काम सामाजिक नियंत्रण के द्वारा है। फिर सेकंड, इसमें मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि जो मानव के व्यवहार हैं, कहीं ऐसा व्यवहार तो नहीं कि आप अनुचित व्यवहार दूसरों के साथ में देखने को मिलता है, तो वो तो व्यवहार नहीं कर रहे, तो उचित व्यवहार करना है, तो उसी को हम बोलते हैं व्यवहार को नियंत्रित करना। थर्ड है, इसके अंतर्गत संस्कृति को मौलिक तत्वों की रक्षा की जाती है। कई बार क्या होता है कि सामाजिक अव्यवस्था फैलाने वाले लोग, तो उसमें क्या होता है कि एक कम्युनिटी की या फिर कह सकते हो कि एक समाज की पूरी संस्कृति उजाड़ दी जाती है, ठीक है। तो उसमें संस्कृति को जो मूल्य रूप है, ठीक है ना, उनको बचाने के लिए भी हमें सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। फोर्थ है, इसमें सामाजिक सुरक्षा का सरोकार होता है, ठीक है ना। तो वही चीज आ रही है कि इसमें कह सकते हो हमें सामाजिक सुरक्षा बना के रखनी होती है ताकि समाज एक सुचारू रूप से चल सके। फिफ्थ है, इसके द्वारा समूह में एक रूपता बनाई रखी जाती है, ठीक है ना, ताकि सभी जो वर्ग है, सभी समूह एक साथ जीवन अपना आराम से व्यतीत कर सके। सामाजिक नियंत्रण के जरिए और असामाजिक तत्वों से मासूम लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है, यानी कि जो इनोसेंट पीपल है, मासूम लोग हैं, ठीक है ना, जो असामाजिक तत्व है, ठीक है ना, एंटी सोशल एलिमेंट, उन लोगों से इनकी रक्षा की जाती है, जिसमें इन लोगों की स्वतंत्रता, ठीक है, इन लोगों की ही समानता, ठीक है, इन सबको क्या करा जाता है? बहाल किया जाता है, या फिर कह सकते हो एंटी सोशल लोगों से, असामाजिक तत्वों से बचाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। समाज में पहचान क्या महत्व रखती है, ठीक है। तो समाज में पहचान क्या महत्व रखती है? नॉर्मल है, हर कोई इंसान अपनी पहचान ही तो बनाने के लिए आया है समाज के अंदर, ठीक है। और वो हर एक अपने आप को चाहता है कि उसकी एक पहचान बने। तो वही है कि इस पहचान क्या होती है? एक व्यक्ति या समूह के चरित्र की विशेषताएं होती हैं। हम कई बार क्या होता है कि ना अनुमान सा लगा लेते हैं या फिर कह देते हैं कि यार इसका चरित्र क्या है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी पहचान बनाते हैं। ऐसे आप लोग अपने स्कूल में भी देखते होंगे, ठीक है ना, कुछ बच्चों की आइडेंटिटी अच्छे में होगी, कुछ की बेकार में होगी। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं उनकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उसके हिसाब से समाज के अंदर चीजें बन जाती हैं। ऐसे पूरा का पूरा समाज है तो उससे हम निकाल दिया जाता है, देखते के साथ ही बता देते हो, तो उसने अपनी पहचान ऐसी बना रखी है, ठीक है। तो वही विशेषताएं जो ये बताती है कि वे कौन है और उनके लिए क्या अर्थपूर्ण है, ठीक है। पहचान के कुछ स्रोत हैं, जैसे लिंग के आधार पर पहचान, ठीक है, जिसमें कह सकते हो कि मेल फीमेल, ठीक है ना, हर एक, जिसमें कह सकते हो हर वर्ग के लोग, ठीक है ना, अपनी पहचान बना रहे हैं। जिसमें कह सकते हो स्त्री, ठीक है ना, महिलाएं भी आज अपनी पहचान बना रही हैं, ठीक है। तो वो इसी चीज में, चाहे ओलंपिक में देख लो अभी, ठीक है ना, राष्ट्रीयता या प्रजातीयता या सामाजिक वर्ग, हर एक तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पहचान को निर्धारित करते हैं। चाहे इसमें जनजाति भी शामिल होते हैं, वो भी अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा पहचान महत्व रखती है समाज के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भूमिका का अर्थ बताते हुए भूमिका संघर्ष को बताइए, ठीक है ना। तो इसमें भी आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, यहाँ पर एक ही है। तो सबसे पहले समझते हैं भूमिका क्या होती है। भूमिका जिसमें कह सकते हो आपका रोल क्या प्ले कर रहे हो समाज के अंदर, ठीक है ना। तो जिसमें कह सकते हो कि हर एक व्यक्ति, ठीक है ना,
कुछ ना कुछ उसका रोल होता है। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एक भूमिका है कि आपको पढ़ना है, तो ये तरीके, जैसे स्कूल में जाते हो तो आप स्टूडेंट हो, घर पे आते के साथ ही कहीं ना कहीं किसी के बच्चे हो, बहन हो, भाई हो, ठीक है ना, उस तरीके से आपको अपना भूमिका निभानी पड़ती है, ठीक है। तो वही चीज है, जिसे व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुरूप निभाता है। प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होती है, ठीक है ना, हर एक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है, अलग अलग जिसको कह सकते हो रोल्स होते हैं। अब भूमिका संघर्ष क्या है, तो भूमिका संघर्ष जब कह सकते हो कि इन्हीं रोल्स के अंदर जो अपने भूमिका है उसके अंदर जब टकराव देखने को मिल जाता है, जैसे क्या होता है ज्यादातर इसमें मिलता है महिलाओं के साथ, क्योंकि महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ जाती है। घर पर जो कामकाजी महिलाएं होती है उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, जो बाहर वर्क भी करना है, काम भी करना है, और घर पर बच्चों की देखभाल भी करनी है, घर के काम भी करने हैं, तो ये दोहरी जो भूमिका निभा रही हैं महिलाएं, ठीक है ना, उस चीज को कहते हैं भूमिका संघर्ष, ठीक है। तो भूमिका संघर्ष में एक से अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं को असंगत होती है। ये तब होता है जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं। जैसे एक मध्य वर्गीय कामकाजी महिला, ठीक है, जिसे घर पर मां तथा पत्नी की भूमिका में और कार्यस्थल पर कुशल व्यवसाय की भूमिका निभानी पड़ती है, इसमें व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाता है, जिससे भूमिका संघर्ष को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको यही चीज समझा दी है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, उत्पादन के साधन क्या है। उत्पादन के साधन किसको बोल रहे हैं, तो देखो उत्पादन के साधन वे साधन है जिनके द्वारा समाज में भौतिक वस्तुओं, यानी कि जो भी हमारे पास में भौतिक वस्तुएं हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनमें ना केवल तकनीक, इसके अलावा उत्पादकों के परस्पर सामाजिक संबंध भी सम्मिलित होते हैं, उसको बोलते हैं हम उत्पादन के साधन। जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी तो है ही है, लेकिन जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पर हमारे जो सामाजिक संबंध बनते हैं, सोशल रिलेशन बनते हैं, उन चीजों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, कि सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण बताइए। अभी मैंने आपको सामाजिक नियंत्रण और उसकी आवश्यकता बताई थी, ठीक है। आप इसमें बात कर रहे हैं समाजवाद, जो सामाजिक नियंत्रण है उसके दृष्टिकोण क्या है, तो उसके दो दृष्टिकोण मिलते हैं हमें देखने को, ठीक है। कितने हैं हमारे पास में, दो दृष्टिकोण है, जिसमें कह सकते हो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण और संघर्षवादी दृष्टिकोण। तो समझते हैं पहले प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को, कि इसमें व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग है। भाई यहां पर ये बाल नहीं है, ये बल है, ठीक है। तो ये है हमारा बल, ठीक है। तो बल का प्रयोग किया जाता है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मूल्य और प्रतिमानव को लागू किया जाता है, ठीक है ना, या फिर जो प्रतिमान होते हैं उन चीजों को लागू कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, ठीक है। अब आता है इसमें संघर्षवादी दृष्टिकोण। तो संघर्षवादी दृष्टिकोण क्या है, कि इसमें समाज के प्रभावित वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में दिखा जाता है। यानी कि इसमें कह सकते हो कि एक समाज के अंदर जो पावरफुल मैन है वो कहीं ना कहीं दूसरे समाज को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे कानून को समझ में शक्तिशाली और उनके हितों को औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कानून है, ठीक है ना, तो कानून क्या है, पावरफुल है, उससे तो बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हमारा संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं, तो कानून उस तरीके से बात करता है, ठीक है ना। तो कानून के अंदर ही इसमें मिलता है हमें संघर्षवादी दृष्टिकोण। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक समूह और अर्ध समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। सामाजिक समूह और अर्ध समूह क्या है, ठीक है। तो देखो सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं, लेकिन अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा समायोजन होता है जिसमें संरचना और संगठन की कमी होती है। एक नंबर का यहां से उठ जाएगा, कौन से समूह में संरचना की कमी होती है, तो वो होता है हमारा अर्ध समूह, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सामाजिक समूह में व्यक्तियों में एकत्रितता नहीं होती, यानी कि एकता देखने को नहीं मिलती, ठीक है। समूह ही सदस्यों को आपसी संबंध होते हैं, ठीक है ना। जितने भी समूह के सदस्य होते हैं उन सब में हमें आपसी संबंध पाया जाता है। समुच्चय सिर्फ लोगों का एक जमावड़ा होता है, उनमें कोई आपसी संबंध नहीं होता। जैसे आप बस स्टॉप पर देखते हो, लोग खड़े हुए हैं, समूह तो हैं,
लेकिन कोई आपस में संबंध नहीं है। रेलवे स्टेशन पर आप देख लीजिए, ठीक है, वहां पर भीड़ ही भीड़ है जिसको कह सकते हो आप। मार्केट में कोई संबंध थोड़ी होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, अर्ध समूह का पार्ट है जिसको कह सकते हो भीड़, ठीक है। चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे बस स्टॉप पर हो, ठीक है, चाहे किसी मॉल्स में हो, कहीं पर भी आपको मेल इन सब के अंदर जो भीड़ देखने को मिल जाती है वो सब अर्ध समूह का पार्ट है। जबकि सामाजिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। एक इसी कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन अर्ध समूह विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं। जैसे अगर कोई भी ऐसी चीजें हो गई हैं तब तो सब एक जैसी चीजों पर आ जाएंगे, ठीक है ना, कोई विशेष चीजों पर, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई विशेष त्योहार है, ठीक है, तब वहां पर कहीं ना कहीं सामाजिक समूह का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक समूह में हमदर्दी, प्यार आदि ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, जुड़ाव। लेकिन जो अर्ध समूह होता है उसमें समान आयु एवं लिंग के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज था हमारा सामाजिक समूह और अर्ध समूह में अंतर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में बदलते प्रतिमान को बताइए। अभी मैंने थोड़ी पहले इसलिए बोल रहा था कि आज जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो व्यावसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन मिल रहा है कि जहां पर जाति क्या हो रहा था, पहले सबके काम तक निर्धारित कर रही थी कि कौन सी जाति के लोग हो, तो आप उसी जाति के अनुरूप आपको अपने कह सकते हो कि व्यापार करने होगा, ठीक है, तो व्यवसाय करने होंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब कोई नहीं, आपके अंदर अगर कुशलता है तो आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं बिना किसी जातीय भेदभाव के, ठीक है। इसके अलावा खान पान संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जहां पर पहले क्या होता था कि जाति के अंतर्गत, ठीक है, खान पान के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जाते थे कि इस जाति के तो ये खाना खा सकते हो, इनके साथ उठकर खाना है, किसके साथ में नहीं खाना है। लेकिन आज इन सब के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसमें कह सकते हो उसमें शहरीकरण का भी बहुत ज्यादा रोल है, नगरीकरण का भी है। आप इतने स्कूल में देख सकते हो कोई नहीं कुछ पूछ रहा जाते, लेकिन टिफिन खुलता सब खा लेते हैं, ठीक है। थर्ड, शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों में कमी, परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिसमें क्या हो सकता है, शिक्षा भी पहले कहीं ना कहीं जाति इन सब के आधार पर दी जा रही थी, ठीक है, लेकिन अब तो नहीं है। अब कोई आपसे जाति नहीं पूछ रहा, ठीक है ना, कि कौन सी जाति को तब शिक्षा ग्रहण की जाएगी, नहीं। और इसके अलावा शिक्षा जब ग्रहण कर ली जाती है, ठीक है ना, तो वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। तो जो ये जाति व्यवस्था जैसी हमारे पास में अंधकार रूपी चीज है, ठीक है ना, जातिवाद, इन सबको दूर शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, ठीक है ना, जाति व्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा प्रगाढ़ हमें चीज देखने को मिलती है विवाह के अंदर, ठीक है ना, कि अपनी ही जाति में हम क्या करते हैं, विवाह करते हैं। लेकिन अब इसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है जिसमें अंतर जातीय विवाह ये सब चीजें शामिल हो रही हैं, ठीक है ना। व्यक्ति अब क्या हो रहा है कि अपनी जाति से बाहर भी विवाह कर रहा है। तो ये परिवर्तन हमें देखने को आज के टाइम पर मिल रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, प्रदत्त परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो परिस्थिति हमें दो मिलती है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं प्रदत्त परिस्थिति जो जन्म पर आधारित होती है, जिसमें कोई चीज हमने अर्जन नहीं करा, जन्म लिया हमारे साथ में आ गई, पहले से विद्यमान। प्रदत्त का मतलब विद्यमान, ठीक है ना, पहले से जन्म लिया, मेरे साथ में अपनी परिस्थिति साथ साथ चल रही है, ठीक है, जो कि बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मिल जाती है। जैसे जाति जन्म आधारित, नातेदारी, अपने आसपास के जितने भी कह सकते हो कि जो हमारे रिलेशंस में होते हैं, ठीक है ना, नातेदार, वो सब हमें मिल जाते हैं। हम इस जन्म लिया इस वाले परिवार के अंदर तो हमारी नातेदारी बन गई। जन्म, लिंग भेद, आयु भेद, ये सब चीजें, कोई ऐसा नहीं है कि आयु को हमें बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना। कोई कई के कहते हैं कि नहीं मेरे को 20 साल होना है तो मैं 16 साल के अंदर 20 साल का बन जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रदत्त है, अपने आप ही है, आप कुछ काम करो ना करो लेकिन आयु बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वही चीज है। और सेकंड इसी में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 19 है हमारा, वैसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन ही है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो 19 है, अर्जित परिस्थिति से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब होता है समाज में आपने जो चीज ग्रहण करी है, जो आपको जन्म से नहीं मिली, जो आपने ग्रहण करी है, समाज के अंदर कुछ सीखा है, जैसे आपकी कुशलताएं, शिक्षा, ठीक है, व्यवसाय, ये सब कहीं ना कहीं क्या चीजें हमारी अर्जित होती है, जैसे मान, प्रतिष्ठा, ठीक है, ये सब चीजें। इसमें जिन पदों या स्थानों को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्राप्त करता है उसको बोलते हैं अर्जित परिस्थितियां कहलाती है। जो हमने समाज में अर्जित करी है उन चीजों को शामिल किया, जैसे शिक्षा है, प्रशिक्षण है, धन दौलत है, व्यवसाय है, राजनीतिक सत्ता है, ये सब हमारा अर्जित का है। यहां से कई बार एग्जांपल्स देकर आपसे पूछेंगे किस चीज का पार्ट है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जन्म समाज में
जन्म संबंध का महत्व बताइए। तो जन्म संबंध क्या चीज है, ठीक है ना, कि जन्म समाज में किस तरीके से जन्म संबंध का महत्व होता है। तो जन्म संबंध किसी के जन्म स्थान या जन्म काल से संबंधित होता है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। तो जिस भी समाज में आप जन्म लेते हैं, जिस भी समाज में व्यक्ति जन्म लेता है, उसी का संबंध किससे होता है, जन्म संबंध से होता है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। तो मैंने आपको 2 चैप्टर के करा दिए, चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2। इसके अलावा हमारा पूरा का पूरा मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जाइए और देखिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आइए, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।